नमस्कार दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ना इतिहास की एक तरह की टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और उस दौर में जाने वाले हैं जो शौर्य, विज्ञान और कला की चमक से बिल्कुल सोने की तरह रोशन है। हम बात कर रहे हैं 9वीं से 14वीं शताब्दी के उस कमाल के दौर की, जब परमार राजवंश ने मध्य भारत के मालवा क्षेत्र को सिर्फ एक युद्ध भूमि से निकालकर एक जबरदस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया था। मतलब एक ऐसा राजवंश जिसका दायरा युद्ध के मैदानों से लेकर सम्रांगण, सूत्रधार जैसे महान वैज्ञानिक ग्रंथों तक फैला हुआ था। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, क्या कोई साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर अपना स्वर्णयुग रच सकता है, बिना विज्ञान और ज्ञान के? अक्सर होता क्या है ना, हम राजाओं को उनके लड़े गए युद्धों से ही याद रखते हैं। लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर मध्यकालीन भारत के एक ऐसे राजवंश की कहानी आपके सामने रखेगा जिसने एक आम योद्धा वाली छवि को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। तो चलिए फटाफट आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्पत्ति से, मिथक और इतिहास, फिर मुंज और बहुश्रुत भोज के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्राचीन विज्ञान और रोबोटिक्स को समझेंगे, फिर वास्तुकला और उदयादित्य के पुनरुत्थान पर बात करेंगे और अंत में परमाणु की अमर विरासत को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, उत्पत्ति, मिथक बनाम इतिहास। अब देखिए, इनकी शुरुआत को लेकर ना दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ है महाकाव्यों का वो रहस्यमयी अग्निकुंड सिद्धांत, नवसाहसांक चरित और पृथ्वीराज रासु जैसे ग्रंथ बताते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और कामधेनु गाय की रक्षा के लिए उस आग से एक वीर पैदा हुआ जिसे नाम मिला परमार, यानी दुश्मनों को मारने वाला। कहानी बहुत ही भव्य है ना, एकदम एपिक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ठोस पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो हरसौल ताम्रपत्र और बाकी अभिलेख हमें एक अलग ही राजनीतिक सच्चाई बताते हैं। वो एकदम साफ करते हैं कि परमार मूल रूप से राष्ट्रकूटों के सामंत थे और इस वंश की असली राजनीतिक नींव उपेंद्र या कृष्णराज ने रखी थी। अब यहां ध्यान दीजिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक सामंत से उठकर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस नक्शे में बिल्कुल साफ है कि मालवा, जिसकी राजधानी धार और उज्जैन रही, वो उनका मेन राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। लेकिन बात सिर्फ मालवा तक सीमित नहीं थी। इस एम्पायर की अहम उपशाखाएं आबू, वागड़, जालौर और किराड़ू तक फैली हुई थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आबू शाखा के शासकों ने तो विमल शाही और लूणव शाही जैसे अद्भुत जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, मुंज और बहुश्रुत भोज। तो यहां सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वागपति मुंज ने राजाओं की इस दोहरी प्रकृति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिया। एक शूरवीर के रूप में उन्होंने गुहिलों को हराया, हूणों पर विजय प्राप्त की और कल्याणी के चालुक्य राजा तैलप द्वितीय को तो 6 बार युद्ध में शिकस्त दी। लेकिन युद्ध के इस इतने शोरगुल के बीच भी उन्हें कवि वृष यानी मास्टर ऑफ स्पीच की उपाधि मिली। सोचिए, उन्होंने धनंजय और पद्मगुप्त जैसे महान विद्वानों को आश्रय दिया और मांडू में एक बेहद खूबसूरत मुंज सागर झील भी बनवाई। मुंज ने जो ये शानदार बौद्धिक नींव रखी ना, उसे एक ऐसे इंसान ने शिखर तक पहुंचाया जिसे समझने के लिए पहले हमें इस एक शब्द को समझना होगा, पॉलीमैथ, जिसे संस्कृत में हम बहुश्रुत कहते हैं। ये वो इंसान होता है जिसका ज्ञान किसी एक फील्ड तक नहीं बल्कि अनगिनत विषयों तक फैला होता है और वो जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए इन अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान का इस्तेमाल करता है। और हमारे महान सम्राट भोज बिल्कुल ऐसे ही थे। उनकी अकल्पनीय और बहुआयामी प्रतिभा का दायरा सच में बहुत विशाल था। 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन करने वाले सम्राट भोज केवल चित्तौड़ से कोंकण तक मालवा का विस्तार करने वाले एक साम्राज्य निर्माता ही नहीं थे, वो एक शिक्षाविद थे जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण यानी भोजशाला की स्थापना की। वो एक कमाल के वास्तुकार थे जिन्होंने भोजपुर बसाया और सबसे बढ़कर वो एक महान ग्रंथकार थे। आपको पता है, जब उनका निधन हुआ तो कहा गया था, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। मतलब आज धारा नगरी और ज्ञान की देवी सरस्वती दोनों ही निराधार हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ, प्राचीन विज्ञान और रोबोटिक्स। इस विषय की गहराई ना आप बस इस एक चौंका देने वाली संख्या से समझ सकते हैं, 84। जी हां, 84। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। यह उस विशाल ज्ञान के भंडार का प्रतीक है जिसे सम्राट भोज ने खुद रचा या अपने निर्देशन में संकलित करवाया था।
इन 4 अलग अलग श्रेणियों में बटा यह संकलन एकदम साफ कर देता है कि यह किसी एक दिशा में सोचने वाले इंसान का काम हो ही नहीं सकता। एक तरफ सम्रांगण सूत्रधार है, जो स्थापत्य और नगर नियोजन का महाग्रंथ है, तो दूसरी तरफ युक्ति कल्पतरु है, जो राजनीति, नौका निर्माण और अस्त्र शस्त्रों का पूरा विश्वकोश है। व्याकरण के लिए सरस्वती कंठाभरण, तो चिकित्सा और ज्योतिष के लिए राजमृगांक और आयुर्वेद सर्वस्व। सच कहूं तो ये एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था जो सिर्फ एक इंसान के दिमाग में चल रहा था। और यही प्राचीन हिंदू वास्तुकला की एक मजबूत नींव भी तैयार करता है। 83 अध्यायों वाला सम्रांगण सूत्रधार कोई साधारण किताब नहीं है, ये स्थापत्य कला का मास्टर कोड है, लिटरली। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मंदिर कैसे बनाने हैं, ये बताता है कि नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग कैसे हो, जमीनों का वर्गीकरण कैसे हो, मापन प्रणाली क्या हो। आप सोचिए, इसमें 30 अध्याय तो सिर्फ आवासीय वास्तुकला यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हैं, जो मध्यम वर्ग के साधारण घरों से लेकर राजाओं के महलों तक का एकदम सटीक वैज्ञानिक लेआउट देते हैं। लेकिन पता है, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है इसी ग्रंथ का 31वां अध्याय, जिसे यंत्र विज्ञान कहा गया है। जरा सोचकर देखिए, ये 11वीं सदी की बात हो रही है और सम्राट भोज ऐसी मशीनों का वर्णन कर रहे हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के दबाव से चलती थीं। स्वयंवाहक यानी ऑटोमेटिक मशीनें जो एक बार चालू करने पर लगातार चलती रहती थीं। कृत्रिम यांत्रिक हाथी और यहां तक कि विमान यंत्र यानी मैकेनिकल पक्षी और उड़ने वाले उपकरण। अब ये उस समय की सिर्फ कल्पना थी या कोई बहुत ही उन्नत विज्ञान? ये आज भी शोध का एक बेहद अद्भुत विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे खंड पर, वास्तुकला और उदयादित्य का पुनरुत्थान। अब पत्थर में भोज की दृष्टि कैसी दिखती थी, उसके ये 2 सबसे शानदार उदाहरण हमारे सामने हैं। बाईं ओर देखिए, ये है भोजेश्वर का विशालकाय शिव मंदिर। इसके निर्माण में जिन चक्रवाती बांधों यानी साइक्लोपियन डैम्स का इस्तेमाल करके एक कृत्रिम झील बनाई गई ना, वो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और दाईं ओर है धार की भोजशाला, एक महान संस्कृत विश्वविद्यालय। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहीं से प्राप्त वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा आज भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक है। तो ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये दर्शन और शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। और इसी भोजशाला के प्रांगण में अभी हाल ही में आधुनिक विज्ञान और ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक 98 दिनों का बहुत ही विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ASI की 2000 पन्नों की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हम यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी एकदम आधुनिक तकनीक ने सतह के नीचे एक बड़े मंदिर के अवशेषों को प्रमाणित किया है। इसके अलावा वहां पुनर्निर्मित स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं, जहां पुराने मंदिर के खंभों और बीम का स्पष्ट उपयोग दिखता है। दीवारों पर छिपे हुए संस्कृत और प्राकृत के शिलालेख भी इस बात की पुरातात्विक पुष्टि करते हैं कि यह स्थान पहले एक महान शैक्षणिक केंद्र था। मतलब विज्ञान और इतिहास यहां पूरी तरह से एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इतिहास ना कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सम्राट भोज की मृत्यु और बाहरी आक्रमणों के कारण 1055 ईस्वी में इस महान साम्राज्य का अचानक पतन हो गया। संघर्ष का यह मुश्किल दौर कुछ वर्षों तक चला, लेकिन फिर 1070 ईस्वी में भोज के भाई उदयादित्य ने एक जबरदस्त वापसी की। उन्होंने चालुक्यों को खदेड़कर मालवा का साम्राज्य वापस ले लिया और 1080 ईस्वी में अपनी इसी विजय के स्मारक के रूप में महान नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उदयादित्य का बनवाया ये नीलकंठेश्वर मंदिर भूमिज वास्तुकला शैली का सबसे बेहतरीन जीवित उदाहरण है। आइए इस थोड़ी जटिल शैली को डिकोड करते हैं। जरा इसके शिखरों पर ध्यान दीजिए। 7 क्षैतिज स्तरों में सजे ये छोटे छोटे शिखर, जिन्हें कूट स्तंभ कहा जाता है, ये एक दूसरे को आंशिक रूप से ढकते हैं। और इसकी दीवारें सप्तरथ शैली में हैं, जहां 7 प्रक्षेपण मिलकर इसे एक वृत्ताकार यानी गोल आभास देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सच में पत्थर को मोड़ दिया हो। ये कला अपने आप में अद्भुत है और ये बहुत ही शानदार तरीके से उस ज्यामिति को दर्शाता है जिस पर यह पूरा मंदिर टिका हुआ है। ये कोई साधारण चौकोर ढांचा बिल्कुल नहीं है। मूल प्रासाद यानी जो गर्भगृह है, उसे एक बहुत ही जटिल 32 बिंदु तारे के ज्यामिति ग्रिड, जिसे तार्किक योजना या स्टेलेट प्लान कहते हैं, उस पर स्थापित किया गया है। ये अष्टकोणीय विन्यास पूरी तरह दिशाओं और देवताओं के कॉस्मिक मंडला के अनुसार है, जैसे दक्षिण में वीरभद्र, पश्चिम में शिव और सूर्य। ये सच में वास्तुकला में गणित का एकदम शुद्धतम रूप है। अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, परमारों की अमर विरासत। राजनीतिक पतन की ये टाइमलाइन काफी स्पष्ट है।
12वीं शताब्दी में जय सिंह और यशोवर्मन के काल में चालुक्य शासक सिद्धराज के आक्रमण से साम्राज्य में कमजोरी आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये विशाल एम्पायर आबू, वागड़ और जालौर जैसी स्वतंत्र छोटी शाखाओं में टूट गया। हालांकि कुछ छोटे मोटे पुनरुत्थान जरूर हुए, लेकिन आखिरकार 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने अंतिम शासक महलक देव को हराकर इस राजनीतिक सत्ता का हमेशा के लिए अंत कर दिया। राजनीतिक सत्ताएं तो नश्वर होती हैं, है ना? वो आती हैं और चली जाती हैं। अगर इस पूरी यात्रा को हम एक वाक्य में समेटना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा: साम्राज्य मिट जाते हैं लेकिन ज्ञान हमेशा अमर रहता है। और दोस्तों, यही परमार राजवंश की सबसे बड़ी सच्चाई है। उनकी तलवार अंततः कलम में बदल गई। वे केवल शूरवीर ही नहीं थे, वे समारांगण सूत्रधार के वास्तुकार, भोजशाला के शिक्षक और उदयादित्य के शिल्पी थे। 14वीं सदी में उनकी तलवारें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन उनके द्वारा तराशे गए पत्थर और लिखे गए वो महान ग्रंथ आज भी भारतीय सभ्यता के उस स्वर्ण युग की गवाही देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह प्राचीन मंदिर सिर्फ पत्थरों के ढांचे हैं या उनके पीछे छिपे उन्नत विज्ञान का एक जीता जागता स्वरूप? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।